वीके डायनेमिक लीडरशिप सेंटर का पूर्ण विश्वास है कि वह आने वाले समय में लेबर लॉ की अवेयरनेस जहां जहां जरूरी है वहां पहुंचाने में, सार्थकता में अपना सहयोग देने में सफल हो रही है। और हम लेबर लॉ की जानकारी ट्रेड यूनियंस को, मैनेजमेंट को, वर्कर को और बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में गिग वर्कर्स को भी इनकी जानकारी दे रहे हैं। तो आज हम इसी विषय पर आपके साथ बात कर रहे हैं कि बदलते परिप्रेक्ष्य में श्रम कानूनों में क्या संभावना है और जो 4 कोड बने हुए हैं उनके परिपालन में या उनके इम्प्लीमेंटेशन में कितना समय और लग सकता है। इस विषय को लेकर हम लोग आज बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शोषण के विरुद्ध हमारे आर्टिकल 23 और 24 में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा किसी के भी शोषण को रोकने की कोशिश करता है। और इसी में श्रम सुधारों की जो आवश्यकता बार बार भारत में पड़ती है वह इसीलिए पड़ती है कि श्रम का शोषण ना हो, क्योंकि जब भी एक पक्ष भारी हो जाता है तो वह दूसरे का शोषण करने लगता है। तो आज विकास के क्रम में पूंजी का जो प्रभुत्व है वह अधिक है और श्रम का शोषण की शिकायतें विशेष रूप से मिलती रहती हैं। और पूंजी श्रम का शोषण ना करे इसलिए लेबर लॉ को मजबूत बनाना, उनका इम्प्लीमेंटेशन करना और उनकी अवेयरनेस, जानकारी सबको देना बहुत आवश्यक है। और श्रम के शोषण के बारे में मैं 4-5 बातें कहूंगा कि श्रम का शोषण एक अवधारणा है, यह लोगों की एक मेंटलिटी है। लोग मिनिमम वेज देना नहीं चाहते, लोग जितने भी सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स हैं, चाहे वो प्रोविडेंट फंड है, चाहे वो ईएसआई है, ग्रेचुटी है, मैटरनिटी बेनिफिट्स है और ये और बहुत सारे एक्ट हैं, उन सब का ठीक से पालन करने का उनका मन नहीं होता। उनको जो कंसल्टेंट है या जो जहां से भी जानकारी मिलती है वह कॉर्नर काटने के लिए मिलती है, इसीलिए वो उससे डरते हैं, जबकि यह बिल्कुल गलत अवधारणा है। यदि हम लेबर लॉ का ठीक से पालन करें तो हमारा भी भला होगा और कामगार का भी भला होगा और देश की तरक्की में सबका कंट्रीब्यूशन आगे बढ़ेगा। दूसरा जो इसमें एक विशेष बात है वह यह है कि एक एजेंट दूसरे एजेंट का अनुचित लाभ उठाता है। मतलब जो भी जहां ट्रेड यूनियंस हावी हो जाती हैं वहां ट्रेड यूनियंस, और जहां मैनेजमेंट या प्रबंधन हावी हो जाता है वहां वह उसका बेनिफिट लेने लगता है। नंबर 3, श्रमिकों और उनके नियोक्ताओं के बीच शक्ति की विषमता है। यह पावर का गेम है। इसमें जो विषमताएं हैं उसके होने के 2 कारण हैं। जहां जहां नंबर्स बहुत ज्यादा हैं वहां श्रमिकों की जो ट्रेड यूनियंस हैं उनकी पावर्स बढ़ जाती है, और जहां ये नंबर में कम है वहां नियोक्ता की ताकत बढ़ जाती है, और बीच बीच में इन दोनों में खेल चलता रहता है। इसलिए श्रम कानूनों में दोनों के बीच एक बैलेंसिंग करने की कोशिश करना आवश्यक है। नंबर 4, श्रम शक्ति के शोषण की डिग्री अधिशेष मूल्य की दर से और अधिशेष मूल्य उत्पाद और आवश्यक मूल्य उत्पाद के बीच एक अनुपात है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो लेबर फोर्स है उसके शोषण की डिग्री उसकी जितनी डिमांड और सप्लाई है, यदि सप्लाई अधिक है और डिमांड कम है तो शोषण अधिक होगा, और यदि डिमांड अधिक है और सप्लाई कम है तो शोषण नहीं होगा। नंबर 5, संस्थानों में ठेका श्रमिकों का शोषण जब से यह एक्ट बना है तब से या उससे पहले से होता रहा है, और आज तक के लेबर लॉ, मैं तो विशेष रूप से कॉन्ट्रैक्ट एबॉलिशन रेगुलेशन एक्ट 1970 की बात करता हूं, वह अपने आप में अपूर्ण रहा है ठेका श्रमिकों के शोषण को रोकने में। अब नए में जितने बदलाव किए जा रहे हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन जब वो इम्प्लीमेंट होंगे तो पता चलेगा, अन्यथा ठेका के श्रमिकों के नाम पर यह एक शोषण की अवधारणा और मजबूत होती जा रही है। और इसको खत्म करने के लिए ना तो गवर्नमेंट मशीनरी
ना ट्रेड यूनियंस और ना ही जो इसको ठीक करने की बात करते हैं वो लोग इसके प्रति सजग और जागरूक हैं। बातें बहुत होती हैं लेकिन इसका पालन अभी भी ठीक से नहीं होता। उसका कारण भी यही है कि भारत में श्रम की उपलब्धता अधिक है और डिमांड कम है, इसीलिए इसका शोषण होता रहता है। दूसरा एक और भी कारण है कि अभी भारत में लेबर लॉ पर जानकारी बहुत कम है। जितने भी एनजीओ बने हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं, चाहे वो लेबर डिपार्टमेंट है या कोई और डिपार्टमेंट्स हैं, वो उनका ठीक से पालन नहीं करा पा रहे हैं। जैसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, उनका ठीक से पालन नहीं हो पा रहा है। और नंबर 4 है सोसाइटी में जो हमारे मूल्यों का परवर्जन है, गिरावट आई है, वह भी इस काम में बहुत ज्यादा योगदान देता है। अब हम बात करते हैं श्रम कानूनों का उद्देश्य क्या है। श्रम कानून किसी भी देश में क्यों बनाए जाते हैं और जिन देशों में यह मजबूती से पालन किए जाते हैं वहां उस उद्देश्य की पूर्ति होती है और जहां नहीं होते हैं वहां अराजकता, वैमनस्यता, शोषण बढ़ता जाता है। सबसे पहला है औद्योगिक के प्रसार को बढ़ावा देना। यदि दोनों के बीच, लेबर और श्रम के बीच, पूंजी और श्रम के बीच यदि हमें एक सामंजस्य बैठाना है तो औद्योगिक श्रम कानूनों को बढ़ावा देना आवश्यक है। दूसरी बात, मजदूरी अर्जकों अर्थात लेबरर्स को स्थायी वर्ग में उपयुक्त वृद्धि करना। कि अभी तक जितने भी हम कॉन्ट्रैक्टर लेबर की बात करते हैं उसमें वृद्धि की बात मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो की जा रही है, अन्य सेक्टरों में नहीं। अब तो हम गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर की बात करने लगे हैं और बहुत सारे तरीके के वर्कर की। पहले तो केवल व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, 2 तरह के काम थे, अब तो ब्लैक कॉलर, येलो कॉलर और बहुत सारे नाम आ गए हैं। नंबर 3, विभिन्न देशों के आर्थिक एवं सार्वजनिक जीवन में श्रमिकों के बढ़ते हुए महत्व तथा उनकी परिस्थितियों को सुधार के देखते हुए भारत में भी उन परिस्थितियों को लाना, लागू करना और ठीक से भारत की उन्नति में उनको सहयोग लेना। इसका तात्पर्य यह है कि भारत में जो आईएलओ के प्रोविजंस हैं, जो आईएलओ की कन्वेंशंस हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। उसका कारण मैं बार बार कहूंगा कि यह डिमांड और सप्लाई का खेल है। यहाँ श्रम की उपलब्धता अधिक है और डिमांड कम है, इसीलिए लोग उसका शोषण करते हैं। दूसरा यह भी है कि हमारे यहाँ जो स्किल सेट है उसकी भी कमी है। हम स्किल सेट को अब इम्पोर्टेंस देने लगे हैं क्योंकि जब हमारा इंटरनेशनल कंपटीशन हो गया है तो हम स्किल सेट को, अदरवाइज पहले बहुत सारे अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, उस कैटेगरी की बात करते थे। और आज भी यदि मेरे से पूछें तो स्किल का गैप बहुत अधिक है। मैं यह बात प्रबंधन के साथ पूरी तरह स्वीकार करने को तैयार हूं कि आज भी स्किल सेट जो होना चाहिए, जितनी तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, उस हिसाब से भारत में आज भी स्किल सेट तैयार नहीं हो रही है। नंबर 4 है श्रम संघों का विकास करना। हम श्रम संघों की बात तो करते हैं लेकिन श्रम संघ में भी काम करने वाले श्रम संघों के अधिकारी, वह भी एक सामाजिक अंग हैं। उन्होंने अपने व्यक्तिवाद को बढ़ावा देने के लालच में श्रम संघों को मार दिया। आज भारत में जो 10 बड़े श्रम संघ हैं उनमें कोई श्रम संघ ठीक से ऐसा नहीं कह सकता कि मैं श्रमिक के साथ खड़ा होकर श्रमिक के हित की बात कर रहा हूं। सबके अपने अपने निजी स्वार्थों के कारण उन्होंने श्रम संघों के महत्व को ही दरकिनार कर दिया है। इसलिए यदि श्रम संघों का विकास करना है और जो उनमें गलत अवधारणाएं, जो मल्टी ट्रेड यूनियंस इन ट्रेड में घुस गई हैं या ट्रेड यूनियन लाइब्रेरीज लोगों में बढ़ जाती है या गुंडिज्म ट्रेड यूनियन के नाम पर उद्योग में घुस जाता है और उद्योग को किल कर देता है, उन सबको ठीक करने के लिए श्रम संघों का विकास होना बहुत आवश्यक है। नंबर 5,
श्रमिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना, कि जितने ये सरल होंगे, जितने ये समझने में या इम्प्लीमेंट करने में आसान होंगे, उतना श्रमिकों का अधिक भला होगा। जितने इनमें जटिलता होगी, जितनी इनमें जटिलता के साथ साथ इनमें लूपहोल्स होंगे, उतने इनका पालन कम किया जाएगा। नंबर 6 है श्रम संघों श्रमिकों के बीच शिक्षा के प्रसार का बढ़ावा देना। जो हमारे ट्रेड यूनियंस हैं उनके बीच एजुकेशन नहीं है, क्योंकि वो अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड से लोग, जिनके नंबर ज्यादा होते हैं, उनसे लोग नेता बन जाते हैं और फिर वह अपने व्यक्तिगत लालचों में फंसकर अपनी जानकारी नहीं फैलाते, अपने स्वार्थों की सिद्धि में लग जाते हैं। इसलिए श्रम संघों का अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी देखने को मिलती है। हालांकि जो इनकी नेशनल लेवल की बॉडी है वह कोशिश करती है कि उनमें लेबर लॉ की अवेयरनेस बढ़ाई जाए, लेकिन क्योंकि मैंने 4 दशक तक लगातार उद्योग में काम किया है, मेरा यूनियंस के साथ, ट्रेड यूनियंस के साथ, श्रम संघों के साथ बहुत अच्छा संबंध रहा है। मैंने इस बात को नजदीक से देखा है। मैंने अपने यहाँ अपने ट्रेड यूनियनों को डेवलप करने की कोशिश की भी है, लेकिन उसके पीछे ये भी है कि जो वहाँ का लोकल एक तबका होता है, लोकल लोग होते हैं जिनके हित उद्योग से साधने की कोशिश करते हैं, वह ट्रेड यूनियंस के लोगों को या तो डराते हैं, धमकाते हैं, या उनको अपने में मिला लेते हैं, और जो श्रम संघों की मुख्य भावना है वो उससे हट जाते हैं। तो श्रम संघों के बीच जब तक शिक्षा का प्रसार नहीं होगा, वैसे भारत सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर लॉज वीवी गिरी सेंटर के नाम से नोएडा में एक सेंटर बनाया हुआ है। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल अपना बहुत काम करती है। सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, जिसका नाम बदलकर अब दत्तोपंत ठेंगड़ी कर दी गया है, वो शिक्षा के प्रसार के लिए लगाया गया। लेकिन यह सब कागजों तक रह गया, इनका मूल प्रभाव देखने को नहीं मिला। अब उसमें किनकी कमियां हैं मैं उस बात को यहाँ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन उनका ठीक से सदुपयोग नहीं किया गया। ना तो उद्योगों ने किया, ना श्रम संघों ने किया, ना गवर्नमेंट ने उनको ठीक से इम्प्लीमेंट किया, और वो किसी और दशा में चले गए। इस तरह और बहुत सारे संघ हैं, बहुत सारे ऐसी बॉडीज हैं जो इन काम के लिए समय समय पर सरकार ने लगाई, लेकिन वो डेवलप नहीं हो पाई। यूनियनों ने अपने यहाँ भी उनको डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन वह भी ठीक से नहीं हो पाई। तो जो भारत में श्रम कानूनों का उद्देश्य है वह कई कारणों से पूर्ण होता नजर अभी तक नहीं आया है। आगे इसको लाने के लिए, क्योंकि अब वर्कर का ऑर्गेनाइज सेक्टर से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बिखराव ज्यादा आ रहा है, तो वह भी पूर्ण होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि हमारे नए कोड जब लागू होंगे तो कितना उनका प्रभाव होगा वह देखने के लिए हम सब आतुर हैं। नंबर नेक्स्ट है कि अभी भारत सरकार ने जो यह अपना बदलाव करने की कोशिश की है, जो 4 कोड बनाए हैं, उनमें उन्होंने सत्यमेव जयते से श्रमेव जयते की ओर जाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुए हैं, इसलिए उनका कोई भी इम्पैक्ट सोसाइटी पर देखने को नहीं मिल रहा है। बीच बीच में जो अमेंडमेंट किए जाते हैं वह अपनी सुविधानुसार या जो समाज में बहुत बड़ी डिमांड हो जाती है उसकी पूर्ति के लिए किए जाते हैं, लेकिन श्रम संघों के या श्रम की जो श्रम इकाई है उसके सुधार के लिए वास्तव में अभी तक उतना काम नहीं हुआ है जितना भारत की परिस्थितियों में होना चाहिए। इसीलिए मेरी संस्था जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखती है वह इस करें, और आगे की राह मुझे तो आसान नजर आती है, लेकिन यदि यही परिस्थिति रही तो वह कठिन भी हो सकती है। नंबर 1, वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ करना, आपूर्ति श्रृंखला को निर्बाध रूप से चलाए रखना आवश्यक है। इसीलिए उदारीकृत श्रम सुधारों की आवश्यकता है। इसका पर्पज यह है कि आज भारत बहुत बड़ा बाजार है, भारत की जनसंख्या अधिक है इसलिए बाजार है। भारत में एक प्रोडक्ट के उतने कस्टमर मिलते हैं जितने कुछ देशों की कुल जनसंख्या है।
इसीलिए हर मल्टीनेशनल कंपनी भारत में आकर अपने सर्विस को या अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहती है, तो उसकी सर्विसेज सिस्टमेटिक बनी रहें, वह सप्लाई चेन में कोई बाधा ना आए, टाइम डिलीवरी में कोई बाधा ना आए, उसके लिए श्रम सुधारों में बदलाव का आना, उनको उदार करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब वो पुराने रूल बने थे तब की परिस्थिति आज नहीं है। नंबर 2, दूसरी जो राह मैं देखता हूं, श्रम सुधारों के जरिए ही विदेशी निवेशों को आकर्षित किया जा सकता है, क्योंकि हमारे जो लेबर लॉज हैं वो काफी टफ है और उनका पालन होता नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन मल्टीनेशनल के नाम पर सब कोई आगे आके खड़ा हो जाता है। गवर्नमेंट मशीनरी का मूड भी मल्टीनेशनल के नाम पर बदल जाता है, श्रमिक संघों का भी, लोकल पॉपुलेशन का भी। और हमने बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां देखी हैं जो आई और चली गई। नोएडा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां आई और वो धीरे धीरे नोएडा छोड़कर चली गई। कलकत्ता का यही हाल हुआ, वेस्ट बंगाल ने अपने यहाँ से सबको बाहर भगाया। तो धीरे धीरे इन सब का जो उदारीकरण के जरिए श्रम सुधारों की कोशिश की जा रही है वो यह है कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को या फॉरेन निवेशकों को यहाँ बुला सकें और भारत के औद्योगिक विकास में जो नए रोजगार के सृजन किए जा सकते हैं उनको और बढ़ाएं। नंबर 3 जो मैं देखता हूं, सरकार को श्रम कानूनों में सुधार करते समय मजदूरों के हितों की ध्यान रखने की ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि पूंजी तो अब अपने हिसाब से अपना ध्यान रख लेती है, क्योंकि वह या तो खुद सक्षम है, नहीं तो वह सक्षमता बाजार से खरीद लेती है। लेकिन श्रम संघों में अभी भी ना तो वह सक्षमता आती है, और आती है तो वह स्वार्थ के कारण डिस्टॉर्ट हो जाती है। इसीलिए आगे की राह मुझे बहुत कठिन लगती है। और इन सब को यदि हमने ठीक से नहीं किया और यदि हम सब ने जो सोसाइटी में परिवर्तन आया है उनको नहीं, अपने मूल्यों को ठीक से नहीं समझा, श्रम संघों का ठीक से उदय नहीं हुआ, श्रमिकों के हित में लोगों ने काम नहीं किया, तो धीरे धीरे भारत में उद्योगों की स्थिति जो आज है उससे अधिक दयनीय होती चली जाएगी। अभी जो भारत में पैसा आ रहा है वह मुख्यतः आईटी से आ रहा है, लेकिन आईटी का भी अपना एक समय होगा, आईटी का भी एक अपना सैचुरेशन पॉइंट होगा। तो भारत को मजबूत करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना बहुत आवश्यक है, और जिस पर आज थोड़ा लोगों का ध्यान कम होता जा रहा है। उसके कई कारण हैं, उस पर अलग से कभी चर्चा करेंगे। लेकिन श्रम सुधारों में, श्रम कानून सुधारों में जो बात की जा रही है उनमें इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सुधार शीघ्रता से किए जाए और शीघ्रता से उन्हें लागू किया जाए। मैं जहां भी इस तरह के सेमिनार करता हूं, लेबर लॉ की अवेयरनेस की बात करता हूं, या उद्योगों जो नियोक्ता हैं उनके बीच उनकी फोरम्स में जाकर इनकी बात करता हूं, तो हमें तरह तरह के सुझाव, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। और उन सब में लोगों का यही कहना रहता है कि हमारे यहाँ इन चीज़ों में जब तक स्पीडी एक्शन नहीं होंगे, जब तक एक्शन में गति नहीं आएगी, तब तक सुधार नहीं हो सकता। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि इसमें गति प्रदान की जाए और जल्दी से इन नियमों को लागू किया जाए। जो खामियां रह जाएंगी उनको धीरे धीरे सुधारा जा सकता है, लेकिन बदलते भारत को, उत्कृष्ट भारत को बनाने के लिए हमें जल्दी से नए श्रम सुधारों को लागू करना और उन्हें ठीक से इम्प्लीमेंट करना, ताकि श्रमिकों का हित संवारा जा सके। श्रमिकों के हित को संवार कर देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया जा सके, और जो देश की तरक्की में जिनका कंट्रीब्यूशन है उसको ठीक से लेकर देश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जल्दी से इम्प्लीमेंटेशन होना